एक ऐसी दुनिया जहां ग्रीक देवता आज भी जीवित हैं और उनकी शक्तियां इंसानों की जिंदगी में घुसपैठ कर रही हैं। आज की स्टोरी शुरू होती है एक भयानक रहस्य से। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक नदी के बीचों बीच से अचानक पानी फूट पड़ता है और वहां से निकलता है पोसाइडन, समुद्र का देवता। लेकिन वो अब इंसानी रूप में है, मजबूत गंभीर आंखों में तूफान छुपाए हुए। वो नदी पार करता है, एक पुल पर चढ़ता है, फिर एक ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है जैसे कोई सुपर हीरो। ऊपर पहुंचते ही उसका सामना होता है अपने भाई ज्यूस से, बादलों के राजा, बिजली के मालिक। ज्यूस गुस्से में कहता है, आकाश की तरफ देखो भाई, आसमान काला पड़ गया है, घने काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन एक भी बिजली नहीं चमक रही। ज्यूस का मास्टर बोल्ट, वो सबसे ताकतवर हथियार जिससे वो बिजली पैदा करता है, चोरी हो गया है। पोसाइडन चौंक जाता है, वो साफ इनकार करता है, मैंने नहीं चुराया, हम देवताओं में नियम है, हम एक दूसरे की शक्तियां नहीं छीन सकते। ज्यूस का गुस्सा और भड़क जाता है, वो इल्जाम लगाता है पोसाइडन के बेटे पर। पोसाइडन हैरान, मैंने उस लड़के को बचपन से नहीं देखा, वो कहां है मुझे भी नहीं पता। लेकिन ज्यूस रुकने वाला नहीं, वो चेतावनी देता है, अगर सोल्स्टिस की आधी रात तक मेरा बोल्ट वापस नहीं आया तो मैं युद्ध घोषित कर दूंगा, देवताओं के बीच महायुद्ध। दोस्तों, तनाव आसमान छू रहा है। अगले दिन न्यूयॉर्क में एक लड़का पर्सी जैक्सन स्विमिंग पूल में 7 मिनट तक पानी के अंदर बैठा रहता है बिना सांस लिए। जब वो ऊपर आता है तो उसका दोस्त ग्रोवर तारीफ करता है, भाई तू कैसे करता है, ये कमाल है। पर्सी मुस्कुराते हुए कहता है, पता नहीं, पानी में ही मुझे सब कुछ साफ दिखता है, दिमाग शांत हो जाता है। फिर दोनों जाते हैं इंग्लिश क्लास में। वहां नई सब्स्टिट्यूट टीचर हैं मिसेस डॉड्स। वो बोर्ड पर एक कोट लिखती हैं और पूछती हैं, इसका मतलब बताओ। पर्सी हाथ नहीं उठाता, लेकिन मिसेस डॉड्स सीधे उसे टारगेट करती हैं। वो डिसलेक्सिक है, पढ़ने में दिक्कत होती है, वो बस कह देता है मुझे नहीं पता। स्कूल के बाद पर्सी घर जाता है अपनी माँ सैली के पास। सैली का शौहर गेब है, एक घिनौना शराबी आदमी। पर्सी शिकायत करता है, माँ मेरा डिसलेक्सिया और ADHD आजकल और बुरा हो गया है, सोचा था ये स्कूल मदद करेगा लेकिन कुछ नहीं। सैली उसे गले लगाती है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही है। तभी गेब चिल्लाता है, बियर ला। सैली चुपचाप जाती है। पर्सी को गुस्सा आता है, वो कैसे अपनी माँ को ऐसे बर्दाश्त कर लेती है। जब पर्सी कुछ बोलने की कोशिश करता है तो गेब धमकाता है, रिस्पेक्ट दिखा लड़के। पर्सी चुप हो जाता है, लेकिन अंदर से वो गेब से नफरत करता है। अगले दिन क्लास का फील्ड ट्रिप है, ग्रीक म्यूजियम। म्यूजियम में घुसने से ठीक पहले पर्सी को एक आवाज सुनाई देती है, तैयार हो जा, सब कुछ बदलने वाला है। वो मुड़ता है और दूर एक आदमी दिखता है, बिल्कुल पोसाइडन जैसा, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब। पर्सी सोचता है शायद भ्रम था या फिर कुछ बड़ा होने वाला है। म्यूजियम के अंदर मिस्टर ब्रूनर लेक्चर दे रहे थे। वो बता रहे थे, ज्यूस, पोसाइडन और हेड्स, 3 भाई, इन्होंने अपने पिता क्रोनोस को हराया था। देवता कभी इंसानों के बीच आते थे और ऐसे में पैदा होते थे। डेमीगॉड्स आधे देवता आधे इंसान। पर्सी का ध्यान भटक रहा था, लेकिन अचानक वो सही जवाब दे बैठा। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी प्राचीन ग्रीक शब्द अंग्रेजी में बदल गए। एक नाम चमक उठा, पर्सियस। ब्रूनर बोले, सही है पर्सी, लेकिन मिसेस डॉड्स ने बीच में टोक दिया। वो पर्सी को अकेले में ले गई एक सुनसान हॉल और अचानक वो गायब हो गई। अगले पल वो ऊपर से लटकी हुई थी, एक भयानक फ्यूरी बन चुकी थी। वो गरज कर बोली, मास्टर बोल्ट कहां है, तूने चुराया है। पर्सी कुछ समझ पाता इससे पहले वो हमला कर बैठी। मौत नजदीक थी, तभी ब्रूनर और ग्रोवर दौड़े आए। ब्रूनर चिल्लाए, फ्यूरी जा यहां से, वरना तुझे चीर दूंगा। मॉन्स्टर डर कर खिड़की से उड़ गई। पर्सी हाँफ रहा था, उसने सुना ब्रूनर कहते हुए, मुझे पता होना चाहिए था वो उसे ढूंढ लेंगे। पर्सी बोला, मैंने कुछ नहीं चुराया। ब्रूनर ने यकीन किया। उन्होंने ग्रोवर को कहा, इसे कैंप ले जा और मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। ब्रूनर ने पर्सी को एक पेन थमाया, खतरे में इस्तेमाल करना ये ताकतवर हथियार है। पर्सी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन ब्रूनर ने ग्रोवर को सैली को वार्निंग देने को कहा। बाहर निकलते ही पर्सी ने ग्रोवर से पूछा, सच बताओ क्या हो रहा है। ग्रोवर बोला, मैं सालों से तेरी रखवाली कर रहा हूँ। पर्सी हंसा, तू क्रचेस पर है। ग्रोवर बोला, दिखावा सब कुछ नहीं। घर पहुंचे तो ग्रोवर ने सैली से कहा, अभी निकलो, लेकिन गेब ने रोका, रुको, मेहमानों की सेवा करो। पर्सी ने गेब को गाली दी। गेब मारने दौड़ा, ग्रोवर ने क्रचेस से उसे गिरा दिया। तीनों भागे। पर्सी बोला, मैंने बोल्ट नहीं चुराया। सैली ने कहा, मुझे यकीन है वो कैंप स्पेशल बच्चों के लिए है, जैसे तू, तेरे पिता की वजह से तू स्पेशल है। पर्सी गुस्से में, वो जो हमें छोड़ गया। सैली बोली, वो कभी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बात पूरी होने से पहले एक विशाल मिनोटॉर ने कार पर हमला कर दिया। कार पलट गई। ग्रोवर ने अपना असली रूप दिखाया। सैटायर, क्रचेस सिर्फ छुपावे थे। वो पर्सी को कैंप गेट तक ले गया, लेकिन सैली नहीं जा सकी। मैं तेरे जैसे नहीं हूँ। अचानक मिनोटॉर ने सैली को पकड़ा, उसे कुचला और वो धूल बनकर गायब हो गई। पर्सी का गुस्सा फट पड़ा, उसने पेन खोला, वो तलवार में बदल गई। रिपटाइड। वो मिनोटॉर से लड़ा, तलवार गिर गई, लेकिन पर्सी ने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने मॉन्स्टर को मार गिराया और ग्रोवर की बाहों में बेहोश हो गया। जब आंख खुली कैंप के इन्फर्मरी में, ग्रोवर बोला, कल रात सपना नहीं था, तेरी माँ चली गई। पर्सी टूट गया। ग्रोवर ने खुद को दोष दिया, मैं जूनियर प्रोटेक्टर हूँ, मेरे सींग भी नहीं आए। पर्सी ने उसे सांत्वना दी, तेरी गलती नहीं। ग्रोवर ने कैंप दिखाया और सच बताया, तू डेमीगॉड है पर्सी, तेरा डिसलेक्सिया इसलिए क्योंकि तेरा दिमाग एंशिएंट ग्रीक पढ़ने के लिए बना है, ADHD
इसलिए क्योंकि तू लड़ाई में तेज और इंपल्सिव होता है, इसी से तूने मिनोटॉर को हराया। पर्सी स्तब्ध। वो जो खुद को फ्रीक समझता था अब सब समझ आ रहा था। ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक लड़की को देखा, ग्रेसफुल तरीके से लड़ रही थी। ग्रोवर बोला, वो एनाबेथ है, एथेना की बेटी, कैंप की बेस्ट वॉरियर। फिर सेंटोर्स मिले और एक सेंटोर था मिस्टर ब्रूनर। पर्सी चौंक गया। ब्रूनर अब कायरन बोले, मैं अपना सच छुपा रहा था। कायरन ने पर्सी को एक केबिन दिखाया, उसके पिता ने बनवाया था। अंदर ट्राइडेंट था। पर्सी समझ गया, उसका पिता पोसाइडन है। कायरन ने कंफर्म किया, ज्यूस, पोसाइडन, हेड्स, इन तीनों के बच्चे होना बहुत रेयर है और अब तू इन सब के बीच फंस गया है। कायरन मिस्टर ब्रूनर पर्सी को बताते हैं, तू पोसाइडन का बेटा है, इसलिए तेरे चाचा ज्यूस और हेड्स तुझे खतरा मानते हैं। तीनों भाइयों में पुराना नियम है, उनके बच्चे नहीं होने चाहिए। तू उस नियम को तोड़ रहा है। फिर कायरन एक और दर्दनाक सच बताते हैं गेब के बारे में। वो घिनौना शराबी आदमी, उसकी बदबू इतनी तेज थी कि वो मॉन्स्टर्स को पर्सी की खुशबू छुपा देती थी। सैली ने सालों तक उसकी बर्दाश्त की सिर्फ पर्सी को बचाने के लिए। पर्सी का दिल टूट जाता है। वो सोचता है, माँ ने मेरे लिए इतना कुछ सहा और मैं उसे बचा नहीं पाया। पर्सी पूछता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? कायरन जवाब देते हैं, तेरी ड्यूटी है ज्यूस का मास्टर बोल्ट वापस लाना। अगर नहीं लाया तो देवताओं का युद्ध शुरू हो जाएगा और वो युद्ध धरती को तबाह कर देगा। पर्सी कहता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं। कायरन बोले, सिर्फ तू ही ज्यूस को समझा सकता है कि तू बेकसूर है, लेकिन पहले ट्रेनिंग कर क्योंकि मॉन्स्टर्स अब तुझ पर टूट पड़ेंगे। ट्रेनिंग ग्राउंड पर कायरन पर्सी को बाकी कैंपर्स से मिलवाते हैं। वहाँ ल्यूक है, हर्मीज का बेटा। वो गर्मजोशी से पर्सी का स्वागत करता है और अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर कैप्चर द फ्लैग का गेम शुरू होता है। एनाबेथ दूसरी टीम की लीडर है। वो अपना झंडा छुपाती है जबकि पर्सी ल्यूक के साथ रहता है। गेम में ल्यूक दुश्मनों को भगाता है और पर्सी को झंडा ढूंढने भेजता है। जंगल में पर्सी झंडा अकेला पाता है, लेकिन तभी एनाबेथ अचानक हमला कर देती है। मैं हमेशा जीतती हूँ, वो कहती है। एनाबेथ की तलवार तेज है। वो पर्सी के हाथ पर घाव कर देती है और उसे आसानी से हरा देती है। ग्रोवर चिल्लाता है, कायरन रुकवाओ, लेकिन कायरन नहीं रोकते। पर्सी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन तभी उसे पानी की आवाज सुनाई देती है। पर्सी पानी में कदम रखता है और चमत्कार, उसका घाव भर जाता है। ताकत लौट आती है। वो उठता है, एनाबेथ के सैनिकों को हराता है, उसकी तलवार छीन लेता है और झंडा उठाकर अपनी टीम की जीत दिला देता है। सारे कैंपर्स स्तब्ध। वो चीयर करते हैं। पर्सी की असली ताकत सामने आ गई है। उस रात जीत की पार्टी में एनाबेथ पर्सी को चिढ़ाती है। हीरो जैसा फील हो रहा है? पर्सी कहता है, नहीं। वो हंसती है, जल्दी ही बड़ा अहंकारी हो जाएगा तू। पर्सी पूछता है, तुझे मैं पसंद नहीं? एनाबेथ बोली, अभी फैसला नहीं किया। अचानक कैंप फायर में आग भड़क उठती है और हेड्स प्रकट होता है। वो गरजता है, पर्सी जैक्सन बाहर आ। कोई जवाब नहीं देता तो वो जमीन जलाने लगता है। वो धमकी देता है, अगर मास्टर बोल्ट वापस नहीं किया तो अपनी माँ को फिर कभी नहीं देख पाएगा। पर्सी हैरान, माँ मर गई थी। हेड्स हंसता है और सैली की इमेज दिखाता है। वो जिंदा है, बस उसके पास कैद है। बोल्ट मुझे दे तो माँ को आजाद कर दूंगा। हेड्स गायब हो जाता है। पर्सी तुरंत जाने को तैयार। कायरन रोकते हैं, तूने चुराया नहीं है, कुछ देने को क्या है? लेकिन पर्सी कहता है, माँ को छोड़ नहीं सकता। रात में पर्सी चुपके निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रोवर पकड़ लेता है। मैं तेरे साथ आऊंगा प्रोटेक्टर हूं ना। फिर एनाबेथ भी आ जाती है, मुझे भी ले चलो, मेरी बैटल एक्सपीरियंस जरूरी है। पर्सी हिचकिचाता है लेकिन मान जाता है। अंडरवर्ल्ड कैसे पहुंचे? एनाबेथ कहती है, ल्यूक से पूछो, हर्मीज अंडरवर्ल्ड आ जा सकता है। ल्यूक बताता है, मैंने अपने पिता से कभी नहीं मिला, देवता स्वार्थी हैं, लेकिन मैंने हर्मीज के घर में जादुई फ्लाइंग शूज और एक मैप पाया था। मैप में 3 मोती हैं, परसेफोनी के हेड्स की पत्नी के। मोती पर कदम रखो और जहां जाना है सोचो, वो तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। जाने से पहले ल्यूक पर्सी को एक ढाल देता है, ये रख काम आएगी। पहला पड़ाव एक सुनसान रेस्तरां, जहां चारों तरफ पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं, जैसे कोई इंसान पत्थर बन गया हो। एनाबेथ फाउंटेन से सुनहरे ड्राच मांस निकालती है और पर्सी को कुछ देती है। तीनों अलग-अलग मोती ढूंढने फैल जाते हैं। एक रहस्यमयी औरत एनाबेथ से मदद मांगती है और उसे खींच कर ले जाती है। ग्रोवर एक मूर्ति देखता है, बिल्कुल उसके मरे हुए अंकल जैसी। अचानक समझ आता है ये मेड्यूसा का ठिकाना है। ग्रोवर घबराकर पर्सी को चेतावनी देने दौड़ता है। एनाबेथ और वो औरत भाग रही हैं, लेकिन मेड्यूसा से टकरा जाती हैं। मेड्यूसा कहती है, एथेना की बेटी, अकेली हूँ मैं, सिर्फ मूर्तियां साथी हैं। एनाबेथ पूछती है, मुझे कैसे जानती हो? मेड्यूसा बोली, महसूस कर सकती हूँ, तेरे बाल खूबसूरत हैं, मेरे भी ऐसे थे एथेना के श्राप से पहले। मेड्यूसा स्कार्फ उतारती है, सिर पर सांप। चश्मा उतार कर कहती है, मेरी तरफ देखो। एनाबेथ आंखें बंद कर लेती है और औरत को चेतावनी देती है, लेकिन वो औरत थककर झांकती है, पत्थर बन जाती है, एनाबेथ का हाथ पकड़े हुए। मेड्यूसा एनाबेथ को दबाव डालती है। तभी पर्सी और ग्रोवर पहुंचते हैं। पर्सी कहता है, फोन के मेटल केस से रिफ्लेक्शन देखो। मेड्यूसा महसूस करती है पोसाइडन का बेटा। वो गुस्से में मूर्तियां गिराती है। एक मूर्ति पर्सी को दबा देती है। मेड्यूसा उसे पकड़ती है, सांपों से आंखें खोलने की कोशिश करती है। आखिरी पल में एनाबेथ और ग्रोवर ट्रक से लेयर में घुसते हैं, मेड्यूसा को टक्कर मारते हैं। मेड्यूसा का ध्यान भटकता है, पर्सी का फोन गिरता है, वो अपना रिफ्लेक्शन देख लेती है। पर्सी पीछे से आता है और रिपटाइड से उसका सिर काट देता है। पर्सी कहता है, आंखें खोलो, सुरक्षित है। एनाबेथ कहती है, सिर रख लो,
मौत के बाद भी ताकत काम करती है। पर्सी ग्रोवर के स्वेटर में लपेट लेता है। मेड्यूसा के गहनों में पर्सेफोनी का एक मोती मिलता है। एक हो गया, दो बाकी। मैप चेक करते हैं। अगला मोती नैशविले म्यूजियम। रास्ते में मोटल में रुकते हैं। पर्सी पूल में उतरता है। एनाबेथ भी आ जाती है। वो उसके हाथ का घाव पानी से ठीक करता है। दोनों बात करते हैं। एनाबेथ कहती है, मैंने कभी एथेना से नहीं मिली। पर्सी पूछता है, क्यों? वो बताती है, ज़्यूस का कानून है, देवता बच्चों से नहीं मिल सकते। पोसाइडन ने कई बार तुझसे मिलने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। ग्रोवर उन्हें बुलाता है। टीवी पर गेब दिख रहा है। पर्सी पर आरोप लगा रहा है कि उसने मां का अपहरण किया है। अब तीनों फरार हैं। जल्दी निकलते हैं। नैशविले म्यूजियम में मोती एथेना की स्टैच्यू के मुकुट में है। टूरिस्ट्स हैं तो क्लीनर्स के जाने का इंतजार करते हैं। पर्सी ल्यूक के फ्लाइंग शूज से उड़ता है और मोती ले आता है, लेकिन जाते ही क्लीनर्स वापस आते हैं। म्यूजियम में पोजेस्ड क्लीनर्स चिल्लाते हैं, मास्टर बोल्ट दे। पर्सी इनकार करता है, मेरे पास नहीं है। तभी वो सब एक साथ बदल जाते हैं। एक विशाल हाइड्रा में कई सिर आग उगलते हुए। पर्सी रेपेटाइट से सिर काटता है, लेकिन हर कटे सिर की जगह दो नए सिर उग आते हैं। एनाबेथ उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। पर्सी रेस्ट रूम से पानी बुलाता है। एक बड़ी लहर बनती है, हाइड्रा को पीछे धकेलती है। वो मोती छीन लेते हैं और भागते हैं। ग्रोवर मेड्यूसा का सिर निकालता है और हाइड्रा को पत्थर में बदल देता है। बाहर निकलकर न्यूज़ देखते हैं। दुनिया भर में तूफानी बादल फैल रहे हैं। देवता युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्लू लास वेगास का लोटस कैसीनो। कैसीनो में लोटस फूल सर्व हो रहे हैं जो खाने वाले को ट्रांस में डाल देते हैं। तीनों खेलते खेलते खो जाते हैं। दिन बीतते चले जाते हैं। अचानक पर्सी को पोसाइडन की आवाज सुनाई देती है, ध्यान दे, ये जाल है। वो झटके से होश में आता है। एनाबेथ और ग्रोवर को खींचकर बाहर निकालता है। कैसीनो स्टाफ हमला करता है, लेकिन तीनों लड़ते हुए आखिरी मोती छीन लेते हैं और कार से भाग जाते हैं। बाहर निकलकर देखते हैं 20 जून। 5 दिन गायब हो गए। ज़्यूस की डेडलाइन कल है, मिडनाइट। मैप उन्हें हॉलीवुड ले जाता है, जहां अंडरवर्ल्ड का एंट्री गेट छुपा है। एक फेरीमैन उन्हें ले जाने से मना करता है, तुम जिंदा हो। पर्सी मेड्यूसा के सुनहरे ड्राच मास से रिश्वत देता है। हेड्स के महल में हेलहाउंड्स हमला करने वाले होते हैं, लेकिन पर्सेफोनी बीच में आ जाती है और उन्हें रोकती है। वो उन्हें हेड्स के पास ले जाती है। हेड्स बोल्ट मांगता है। पर्सी कहता है, मेरे पास नहीं है, बस मां वापस दो। हेड्स सैली को आजाद करता है, लेकिन धमकी देता है, बोल्ट लाओ वरना मौत। पर्सी मां को गले लगाता है। तभी उसकी ढाल अचानक खुल जाती है। अंदर मास्टर बोल्ट छुपा है। हेड्स चिल्लाता है, झूठा। पर्सी कहता है, ये ढाल मेरी नहीं। एनाबेथ समझ जाती है, ल्यूक ने प्लांट किया था हमें फंसाने के लिए। हेड्स को फर्क नहीं पड़ता। वो पर्सेफोनी को हाउंड्स छोड़ने को कहता है, लेकिन पर्सेफोनी हेड्स पर हमला करती है, बोल्ट छीन लेती है और हाउंड्स रोक देती है। वो कहती है, मैं इस युद्धग्रस्त अंडरवर्ल्ड में कैद नहीं रहूंगी। पर्सी को बोल्ट थमाती है। ज़्यूस के पास पहुंचो, मिडनाइट से पहले 3 मोती हैं। ग्रोवर कहता है, मैं पर्सेफोनी के साथ रहता हूं। पर्सी, सैली और एनाबेथ मोतियों से बाहर निकलते हैं। एक स्काईस्क्रैपर पर जहां ओलंपस का गेट है, ठीक गेट पर ल्यूक आ जाता है और रास्ता रोकता है। पर्सी पूछता है, क्यों? ल्यूक कहता है, मैं ओलंपस को तबाह करना चाहता हूं। देवताओं की जगह नई जनरेशन बनेगी। पर्सी कहता है, मैं हीरो नहीं हूं। ल्यूक गुस्से में बोल्ट छीन लेता है। फ्लाइंग शूज से उड़ता है। एनाबेथ हमला करती है, लेकिन ल्यूक बोल्ट फायर करता है, चूक जाता है। पर्सी अपने फ्लाइंग शूज पहनता है और ल्यूक का पीछा करता है। दोनों शहर के ऊपर एक बिल्डिंग पर लड़ते हैं। ल्यूक कहता है, तू कमजोर है, पोसाइडन का बेटा होने लायक नहीं। वो पर्सी को खत्म करने वाला होता है। तभी पर्सी आसपास के वाटर टैंक से पानी बुलाता है। एक बड़ी लहर ल्यूक को पटक देती है। ल्यूक टूटकर गिर जाता है। पर्सी बोल्ट छीन लेता है और एनाबेथ सैली के पास लौटता है। तीनों ओलंपस में घुसते हैं। सैली आगे नहीं जा सकती। पर्सी और एनाबेथ आगे बढ़ते हैं। अंदर ज़्यूस काउंसिल चला रहा है। पोसाइडन पर युद्ध घोषित करने वाला है। मिडनाइट बजते ही पर्सी और एनाबेथ दौड़ कर आते हैं और मास्टर बोल्ट दिखाते हैं। ज़्यूस स्तब्ध। पर्सी बताता है, ल्यूक ने चुराया था। ज़्यूस राहत की सांस लेता है। युद्ध रुक जाता है। पर्सी की गुजारिश पर वो ग्रोवर को अंडरवर्ल्ड से आजाद करने का वादा करता है। पोसाइडन पर्सी के पास आते हैं, माफी मांगते हैं, मैं तेरे पास नहीं आ सका। ज़्यूस ने रोका, मैं डरता था तेरे इंसानी जीवन पर असर पड़ेगा, लेकिन मैं हमेशा दूर से तेरी मदद करता रहा। पिता पुत्र हाथ मिलाते हैं। पर्सी कैंप लौटता है सैली के साथ। गेट पर सैली कहती है, मुझे खुशी है तू अपना घर ढूंढ चुका है। पर्सी मुस्कुराता है, तू गेब से आजाद है, मैं अक्सर आऊंगा। कैंप में ग्रोवर नए सींग दिखाता है, गर्व से। कायरन पर्सी को डांटते हैं, चुप के निकल गया था, लेकिन कहते हैं, तू मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना। ट्रेनिंग फिर शुरू होती है। पर्सी एनाबेथ के साथ खड़ा होता है, तैयार अगले एडवेंचर के लिए। यहीं पर्सी जैक्सन की ये कहानी खत्म होती है।